अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, जहां पर ऑपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजने की तैयारी कर ली है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अवामी राबता मुहिम शुरू कर दी है। आज एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन को चैलेंज किया है कि आइए तहरीक अदम एतमाद लेकर आइए, उसको नाकाम बना दिया जाएगा। अवामी राबता मुहिम जो शुरू की है उसमें इमरान खान साहब ने अपनी गलती का भी एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ को जो जाने की इजाजत दी गई वो उनकी गलती थी। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अब एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने जो आज लबो लहजा ओपोनेंट के लिए अपनाया, क्या वो दुरुस्त था? जिस तरह से उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली में डीजल अब 3 साल से नहीं इस्तेमाल हो रहा, सोलर पर असेंबली चल रही है, तो ये मौलाना साहब को उन्होंने जिस तरह से तनकीद की, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि इसी पर गुफ्तगू हो रही है कि सियासतदानों को, ओपोनेंट को उनकी जातियात जो है उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को ये जेब देता है कि वो ये लबो लहजा अपनाएं? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज में ही कि इस वक्त कराची में जो जराइम पेशा अफराद हैं वो एक बार फिर से सर उठा रहे हैं और कराची जो है एक बार फिर वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। आज एक निजी टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर जो है वो एक डकैती की वारदात में कत्ल हो गए हैं। कौन जिम्मेदार है? कराची में जो जराइम पेशा अफराद कंट्रोल नहीं हो रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर तज्जियाकार है, एंकर पर्सन है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करूंगी। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज मैं मुजम्मिल सर आपसे करूंगी और बात करूंगी सबसे पहले कराची में जो आज वाकया पेश आया है, ये आपको क्या लगता है कि ये एक सहाफ़ी का कत्ल है, ये एक स्ट्रीट क्राइम की वारदात थी और जिसमें सहाफ़ी कत्ल हो गया? देखिए, जर्नलिस्ट जो हैं वो अनसेफ से अनसेफ होते जा रहे हैं मौजूदा दौरे हुकूमत में, और मैं समझता हूँ कि वो जो उनका अदम तहफ़्फ़ुज़ है वो जराइम पेशा लोगों से हो या रियासती इदारों से हो या हुकूमत से हो, हर किसी ने ही सहाफ़ियों को टारगेट किया हुआ है। जराइम पेशा लोग भी हमें टारगेट करते हैं क्योंकि हम उनके जराइम बेनकाब करते हैं। हुकूमत हमें टारगेट करती है क्योंकि हम हुकूमत के गलत काम बेनकाब करते हैं, और कई दफ़ा रियासती इदारे भी हमें टारगेट करते हैं क्योंकि हम उनकी भी गलत बातें बेनकाब करते हैं। तो सहाफ़ी बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, और ये हुकूमत जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल तो लाई है लेकिन उसकी कोई रूह पर अमल नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा। आज तक किसी जर्नलिस्ट के साथ होने वाले क्राइम को ट्रेस नहीं किया गया, जो जिन्होंने शुमाली लाजात की सैर की है। की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी इदारे की, किसी फर्द की, किसी एक उनके कोई किसी एक्शन पर आप सवाल तो उठा सकते हैं, लेकिन जब आप रियासत का नाम लेते हैं तो हम फिर रियासत को तो काउंटर नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट तो बात नहीं कर सकते। ये रियासत जितनी दूसरे इदारों की है उतनी हमारी भी है। मैंने तो रियासती इदारों की बात की है, रियासत की तो बात ही नहीं की है। और इदारों में अफराद होते हैं, वो गलती करते हैं, वो खता के पुतले हैं, उन गलतियों की निशानदही भी की जाती है और उस वक़्त वो उस गलती को छुपाने के लिए कोई गलत एक्ट भी करते हैं। तो रियासत तो माँ जैसी होती है। मैंने रियासत की बात नहीं की, मैंने रियासती इदारों की बात की है। जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक निजी टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर पर जो कत्ल हुए हैं, ये एक डकैती की वारदात ही है या इससे ज्यादा कुछ लगता है आपको कि इसके पीछे कुछ और भी हकायक हो सकते हैं? अली, आई थिंक जो मैंने अभी देखा है उसमें तो मुझे यही लगता है कि ये कोई टारगेट किलिंग नहीं है। और कराची में ये इट इज़ वेरी कॉमन, मैं खुद भी कराची में रहता हूँ, कि एवरीबॉडी फील इनसिक्योर जब बाहर निकलते हैं, पर्टिकुलर फैमिली मेंबर दे गो आउट, तो हम हमेशा यही कहते हैं बी केयरफुल, डोंट वेयर दीज थिंग, डोंट कैरी दीज थिंग, दे कैन बी स्नैचिंग, दे कैन बी प्रॉब्लम। बेसिक कराची की प्रॉब्लम वी मस्ट अंडरस्टैंड, द प्रॉब्लम इज सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मुजम्मिल साहब बैठे हैं, यू विल बेयर मी आउट, कि जब एक नौजवान के पास वो पढ़ा लिखा है, उसके बाद जॉब नहीं है, उसके माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी है, छोटे भाई की तालीम है, अगर इन एनवायरमेंट ही इज जॉबलेस और बाप बूढ़ा है, जॉब कर नहीं सकता, व्हाट ही विल डू? उसी प्रॉब्लम ये कि कराची में यू नीड टू हैव अ जॉब अपॉर्चुनिटी।
और उसके बाद आपकी बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, तो क्या करेंगे यही बच्चे। ब्रिगेडियर साहब, आज मैंने एक पुलिस ऑफिसर को भी ऐसी ही स्टेटमेंट देते हुए सुना कि ड्राइव बढ़ने की वजह या लोगों की स्नैचिंग करना या ऐसी डकैती की वारदात होना, उसकी वजह यह है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो क्या हम फिर जस्टिफाई कर रहे हैं उन चोरों डाकुओं को जो लूट मार करते हैं? फिर उनके लिए तो फिर कानून, आप समझे कि वो कानून से बालातर है? नहीं, ऐसी बात नहीं। You need to have a 2-3 pronged strategy. Number one, ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, they have to carry their own responsibility. और उनके पास कराची को सेफ सिटी क्यों नहीं बनाया गया? सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि इतना बड़ा शहर, इतने लोग पूरे पाकिस्तान से आके वहां बसे हुए हैं, 2-2.5 करोड़ आबादी है। Why can't we make it a safe city? Why can't we cover it with all the CCTV cameras? ताकि एक मुजरिम जहां से मोटरसाइकिल चला के निकलता है और जराइम करके जहां पनाह लेता है, अगर हर जगह पर पता चल जाए कि जी वो यहां से आया और यहां पकड़ गया जाके, देन यू कैन रिड्यूस क्राइम्स। नंबर 2, यू नीड टू पोस्ट आपके जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे SHOs हैं या SSPs हैं, दे मस्ट बी गुड, दे शुड हैव अ फील्ड एक्सपीरियंस, और उसके साथ उनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी होनी चाहिए। रेंजर्स अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि फिर आप साथ उनके लिए जो एक इसके जो एलाइड प्रॉब्लम है कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो उनके लिए जॉब क्रिएट करें, इंडस्ट्री लगाएं, सरकारी मुलाजमें दें। लोगों 4-5 साल ओवर एज हो गए, उनको जॉब नहीं मिली है, अभी मुलाजमें पड़ी हुई है, कोई भर्ती नहीं हो रहा। ये वो हमारे पिटफॉल सिस्टम की है जो हमें जरूर करने चाहिए। राइट, और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसका जाहिर है कि देखें, प्रोविंस में इस चीफ मिनिस्टर प्रोविंस कराची, सिंध, और अगर फेडरल की प्रॉब्लम है, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आई से वेरी ब्लंटली कि ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने 3-3.5 साल हो गए हैं, अभी भी हमने उनकी जॉब क्रिएशन नहीं की है। ये तो ओवरऑल जॉब क्रिएशन की बात है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो ओवरऑल अब सिर्फ कराची का या सिंध का मसला नहीं रहा, ये तो पूरे ओवरऑल आप पाकिस्तान में देखेंगे मसला बनता जा रहा है। पंजाब में भी सेम टू सेम है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, हम इसको इस तरह से जस्टिफाई कर लें कि महंगाई, बेरोजगारी है, अब स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तो अब जो हुकूमतें हैं वो बेबस है, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, देखें, बात सुने, कराची एक मिनी पाकिस्तान है, और मैं समझता हूँ कि जो दही सिंध है वो शहरी सिंध के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। वहाँ जो कोटा सिस्टम है, केसेस चल रहे हैं कि दही सिंध के लोग शहरी कोटे पे वहाँ भर्ती हो रहे हैं, और शहरी सिंध के जो लोग हैं उनको उनकी ड्यू नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। मेरिट की बालत, जब आप कोटा सिस्टम करते हैं तो आप मेरिट का कत्ल करते हैं, आप कोटे की बुनियाद पर नौकरियाँ देते हैं तो आप मेरिट का कत्ल करते हैं, जिसकी वजह से होनहार तालिब जो नौजवान है वो नौकरियों से रह जाता है और नालायक लोग कोटे पे आ जाते हैं। लिहाजा वहाँ मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, और मैं समझता हूँ कि कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए, और कराची को अगर गवर्न करना है, वो मिनी पाकिस्तान है, उसकी दही सिंध की उसके ऊपर से सियासी बालादस्ती खत्म करनी होगी, और शहरी सिंध को खुद जो है वो अलग अगर जनूबी पंजाब का अलग खुद इंतजामी खुद मुख्तारी हो सकती है, तो कराची की इंतजामी खुद मुख्तारी की बात क्यों नहीं हो सकती? जनूबी पंजाब की इंतजामी खुद मुख्तारी की बात करना जायज़ है, और सिंध की में कराची की इंतजामी खुद मुख्तारी की बात करना वो सिंध के साथ गद्दारी है, तो फिर पंजाब से गद्दारी नहीं। मैं समझता हूँ पंजाब में नए सूबे बनाने की जरूरत है, और उन नए सूबों में सिंध में भी नए सूबे बने, पंजाब में भी, KP में भी, बलूचिस्तान में। लेकिन जब ये बात MQM करती है तो हम ये कहते हैं कि ये तो शायद मुल्क के साथ गद्दारी हो गई है, ये तो मुल्क तोड़ने की बात की जा रही है। ये बात तो MQM जो है वो बारहा MQM जब रियासत के साथ चले तो वो अच्छी है, फिर वो उनके इशारों पर जिस हुकूमत को सपोर्ट कर दे रियासती इदारे, और जब वो कहीं अपोजिशन करने लग जाए तो वो गद्दार है। ये भी देखना पड़ेगा। अब आप देख लें कि मौजूदा वक्त में तो MQM हुकूमत में है और कराची का अमन अमान खराब हो रहा है, तो अब हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? आज MQM जिम्मेदार नहीं है, कल MQM अगर अपोजिशन में चली जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएगी। ये दो अमली भी MQM के हवाले से रियासती इदारों की देखनी पड़ेगी। राइट, ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हमें ये वाला स्टेप भी लेने की जरूरत है कि जहां पर हम पंजाब में सूबे बनाने की बात करते हैं तो वहां पर एटलीस्ट हमें MQM या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का जो मौक़िफ़ है, ये जो वो समझती है कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए सूबे का, तो उस पर बात करनी चाहिए, गद्दारी के फतवे लगाने नहीं चाहिए?
देखें, बात यह है, वी मस्ट अंडरस्टैंड, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, वन सदर्न पंजाब एंड नॉर्दर्न पंजाब, एग्रीड। बट सिंध की बात यह कि कराची इज जस्ट वन सिटी, और कराची को अगर हम करेंगे तो इट विल डूइंग अनजस्टिस। फिर कराची में लोअर दही इलाके हैं जो सिंध के हैं वो बिल्कुल बैकवर्ड रह जाएंगे। तो कराची को आप सिंध को डिवाइड नहीं कर सकते। अलबत्ता ये जरूर है कि आपको जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, ये बिल्कुल सही है कि वो डिप्राइव्ड हुए हैं इस वक्त, उनको जॉब चाहिए और वो बड़ा सफर किए पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने। अगर उनका कोटा 50% है या 40%, दे मस्ट बी गिवन जॉब। और बाकी सिंध के जो सिस्टम पहले चल रहा है, जो आपने कोटा सिस्टम रखा हुआ है, उसको कंटिन्यू करें। बट ये प्रॉब्लम है कि सिंध को कोई भी इसको स्टेट्स को नहीं लेता, इसको पॉलिटिकल सफर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसको अवॉइड करती है कि जी तरक्की ना करें, एमक्यूएम को फायदा होगा। फिर उसको पीटीआई नहीं करती है कि जी इसको एमक्यूएम को फायदा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी है, इससे पॉलिटिकल गिमिकरी जो चल रही है। आई थिंक इसके लिए सबसे जरूरी है कि हुकूमत और सूबा सिंध की और पॉलिटिकल पार्टी बैठे, इसका हल निकालें। दिस सीरियस सिचुएशन इज वेरी सीरियस। हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सिंध का, वो बहुत ही बुरे हालात में है। वहां भी बड़ी सिफारिशें चलती हैं, वहां मेरिट नहीं चलता। आप ये सोचें कि आज तो पुराने लोग चल रहे हैं, 10 साल के बाद जब सिफारिशी लोग नीचे से आएंगे जो इनकॉम्पिटेंट होंगे, जो लेटर भी नहीं लिख सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, और कल को वो आके यहाँ पर 12 साल के बाद 13 साल सेक्रेटरी बनेंगे, इमेजिन करें हमारे सिंध सूबे का क्या होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये इसको हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बैठ के इसका हल निकालें और यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। और उर्दू स्पीकिंग दे वो ऑल द राइट, और वो बहुत पढ़े लिखे हैं, पहले भी पढ़े लिखे लोग थे, अभी भी पढ़े लिखे हैं। दैट्स द रीजन। जब ब्रेक का कहा जा रहा है, एक मिल करते हैं, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंचेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद आती है तो वजीर आजम जो है, जो उनका चैलेंज है, क्या वो कामयाब होती है वजीर आजम के खिलाफ या फिर नाकाम बना दी जाती है। और उसके लिए ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे थे, मैं चाहूंगी कि ब्रिगेडियर साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब। हालिया में ये बात कर रहा था कि पीडीएम के पास कौन सा सोल्यूशन है जो वो ये कहेंगे कि जी इमरान खान को, ये फेडरल गवर्नमेंट को हटा दें और हम इस वक्त आके ये इस्लाहात लेकर आएंगे जिससे अवाम बड़े खुश हो जाएंगे और बहुत खुशहाली आ जाएगी। क्या वो कोई उनके पास ऐसा सोल्यूशन है कि वो दूध की नहरें वहां बह जाएंगी, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे? जो है वह सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। क्या वो पीटीआई का, फेडरल गवर्नमेंट का जो बोझ है इस वक्त, बैगेज, हैवी बैगेज, जिसको बैड गवर्नेंस, महंगाई, इन्फ्लेशन, क्या वो उसको कैरी करना चाहेंगे एक साल के लिए, फिर अपने लिए इतनी मुसीबत लें कि उनको नुकसान हो जाए इलेक्शन के अंदर? नंबर 4, अगर ये किसी वजह तहरीक नो कॉन्फिडेंस फेल होती है तो जब मई में इलेक्शन हो रहे हैं लोकल बॉडीज के, आई थिंक इट विल हैव अ ट्रेमेंडस सेटबैक टू पीडीएम। उससे लोगों को होगा कि जी अब पीटीआई की गवर्नमेंट रह रही है एंड वी मस्ट सपोर्ट, क्योंकि वो फेडरल में है, हमें बहुत उसके फवायद हो सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं जिसको आवाम को सोच के और पीडीएम को और पीपल्स पार्टी को सोच के फैसला करना पड़ेगा कि उनको ये राइट। ये निकाल के कह रहे हैं कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कोई भी सेटबैक होता है तो उसके लिए भी ऑपोजिशन को तैयार रहना होगा कि जो उनको पॉलिटिकल डैमेज होगा वो उसको किस तरह से फील कर सकते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है, साथ साथ में उन्होंने जहां पर तनकीद का निशाना भी बनाया ऑपोजिशन को और वो लबो लहजा भी इस्तेमाल किया जिस पर कई दिनों से गुफ्तगू हो रही है, इस पर मैं बात करती हूँ। लेकिन सबसे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो उन्होंने चैलेंज किया, आपको क्या लगता है कि अगर ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आती है तो उसको नाकाम बनाया जा सकता है? देखिए, तो ये कि अभी चंद माह पहले यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए थे, यहाँ गवर्नर हाउस में कुछ चंद सहाफियों के साथ गुफ्तगू हुई थी और ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन गालिबन उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि इन दोनों खानदानों की पार्टियों के मुकाबले में जरा मुख्तलिफ हैं, उनके माली और खानदानी मफादात नहीं हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होता है या चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसको कंप्रोमाइजेस करना पड़ते हैं सिविलियन लोगों से, ब्यूरोक्रेसी से, जुडिशरी से और सबसे बढ़कर आपको पता है पिंडी से, इसलिए वो उसके साथ हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। और अब मेरा ख्याल ये है कि शायद उस गुफ्तगू से ये लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर खुद ये समझ रहे थे कि उन्होंने जो इख्तियार इस तरह लंगड़ा लूला दिया
यानी 5 बैसाखियां MKM की और 4 बैसाखियां काफ लीग की और 1 बैसाखी कहीं बलोच के उसकी, फिर जो हर वक्त थ्रेट देता है तरीन ग्रुप। तो इससे बेहतर ये है कि प्राइम मिनिस्टर को एक फ्रेश जो है वो इससे पहले जो तरीका एतमाद है वो एतमाद का वोट लें, और वो अगर ले लेते हैं। और एक बात ये भी हमने देखा कि ये जितनी ये जो इन्हें इनके इत्तेहादी हैं जो थ्रेट देते हैं, इनमें से कभी किसी ने इनको बिट्रेल नहीं करा। जब बजट जून का जब बजट हुआ तो पूरे 172 थे, जबकि जो अपोजिशन के 150 MNA होने चाहिए थे कौमी असेंबली में, वो उस दिन जो है 138 थे, खुद नून लीग के नहीं थे। सेनेट में आपने बार बार देखा। एग्जैक्टली ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी बिल जो आया उसमें भी हमने देखा है कि अभी जब बिल आया नहीं कर सके, तो इसलिए लेकिन फिर भी मैं ये जो एक इमरान खान जो मैसेज देना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे और उसमें गुमगू की सूरत हाल लेकर रहेंगे नहीं, तो वाई नॉट वो ये स्टेप आगे बढ़कर लें और कहें जी मैं एतमाद लेने जा रहा हूँ, नहीं है तो फिर पेश करें। और ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है जो चौधरी ने सवाल भी किया था शबीर को थे कि चले इमरान खान को तरीके एतमाद करते तो फिर व्हाट नेक्स्ट? आपके पास कोई प्राइम मिनिस्टर का इंडिकेट है? क्या आप दोबारा इंतखाबात चाहते हैं? क्या आप केयर टेकर चाहते हैं? उसके बाद क्या आप क्या चाहते हैं? जिसका जवाब उनके पास नहीं है। तो यही बात होगी जब आप तहरीक एतमाद का इजहार करेंगे। नहीं, वजीर आजम के लिए तो शहबाज शरीफ यार बैठे हैं, वजीर आजम के लिए तो शहबाज शरीफ नहीं, तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है जब शहबाज शरीफ कैंडिडेट बनेंगे तो किस तरीके से जो बार बार जो है जब वोटिंग का वक्त बदल आता है तो किस तरह से पीपल्स पार्टी के अपने मफादात होते हैं, जिनके असेंबली के लोग बाहर चले जाते हैं, मौलाना के अपने मफादात होते हैं। बार बार मैं नाम ले सकता हूँ कि किस वक्त क्रूशल वक्त में पीपल्स पार्टी के और JUI के MNA सेनेटर्स ने जो है वोटिंग में सही नहीं लिया। कोई पिंडी चला गया, कोई वॉशरूम चला गया, कोई अस्पताल में दाखिल सर हो वो गया। कहते हैं फोन कॉल आना बंद हो जाए सब ठीक हो जाएगा। ये सब ऐसी बातें, या ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड हैं, इनको अभी कोई सर्विसेज का बंदा फोन करेगा तो चले जाएंगे, कहेंगे नहीं भाई क्यों बुला रहे हो मुझे, जब मुझे साहब है मुझे तो रात के 8 बजे मेरा मालिक भी नहीं बुला सकता, मुझे किसी बुला रहा हूँ, हाँ ब्रेकिंग न्यूज है तो आ जाऊंगा। ये इतने बड़े MNA सेनेटर लाखों लोगों को ये बाबू इम्प्रेशन देते हैं। कोई फोन कॉल नहीं आती, फोन कॉल आती है तो इनकी पार्टी की लीडरशिप की, उनके जो अपने मफादात होते हैं वो कोई बार्गेन करते हैं, वो जब कुछ लोग करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से या मुताल्लिका कुव्वतों से, तो फिर वो अपने ही सेनेटर MNA को कहते हैं भाई आज 4 गायब हो जाना। जी ठीक है, जी बरेलवी सब साथ ही रहिए, क्योंकि मुजम्मिल सोहरवर्दी सब वैसा स्टूडियो में है, क्योंकि ये कह रहे थे कि अगर एम्पायर न्यूट्रल हो जाए तो तहरीके अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। तो ये मुजाहिद साहब तो कह रहे हैं कि ये कोई फोन कॉल नहीं है, कोई एम्पायर का कोई रोल ही नहीं है इसमें। मैं इस तरह नहीं कह रहा, मेरा ये अल्फाज नहीं है अली बेबी, मुझे पता है कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। जी चले, फोन कॉल का तो कहा ना, फोन कॉल नहीं होती। जी ठीक, मैं ये कहता हूँ पार्टियों के मफादात होते हैं, पार्टियों की लीडरशिप के मफादात होते हैं, इन्हें कुछ लेना कुछ देना पड़ता है। हम जानते हैं इन्हें दिन बचाना है, एनआरओ फिर क्या बात कर दो। मैं तो वाशिंगटन से फोन आ गया। मैं तो समझता हूँ कि जब अक्सरियत को अकलियत में बदला जाता है पार्लियामेंट में, तो वो अंपायर की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। वो जादुई ताकत किसी सियासी जमात के पास नहीं है कि वो अक्सरियत को अकलियत में बदल सके। और जो शोबदाबाजी हमने इस 3.5 सालों में अक्सरियत को अकलियत में बदलने की देखी है, और जो जादुई ताकतें हमने देखी हैं कि अक्सरियत कैसे अकलियत में बदलती है, वो अंपायर की मर्जी और उसकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अंपायर की सिर्फ मदद ही नहीं, बराह रास्त मदद के बगैर ये अक्सरियत को अकलियत में बदलने का जादू नहीं चल सकता। और ये जादू जो चला है 3.5 साल, बार बार हमने 2 दफा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में ये जादू चलता देखा है, हमने अदम एतमाद में ये जादू चलता देखा है, हमने और मौके पे ये जादू चलता देखा है। और ये जब जादू चलता है तो फिर ये सर चढ़ कर बोलता है। तो अभी ये सर चढ़ कर बोलेगा आगे। और हमने ये भी देखा है कि जब अंपायर न्यूट्रल हो जाता है तो फिर हफीज शेख भी हार जाता है, और फिर हमने ये भी देखा है कि यूसुफ रजा गिलानी भी जीत जाता है। हमने ये भी देखा है कि जहांगीर तरीन का ग्रुप बन भी जाता है,
और फिर जब चाहा जाए तो उन्हें खामोश भी करा दिया जाता है, और जब चाहा जाए तो मुर्दे में जान डाल देते हैं, और जब चाहे जिंदा को मुर्दा कर देते हैं। मुजम्मिल साहब, जिनके लिए आप दर्दे दिल रखते हैं, मैं तो किसी के लिए दर्दे दिल नहीं रखता, ऐसा दिल ही नहीं रखता। जरदारी साहब ने मुझे समझाया है कि ऐसा दिल नहीं रखना जो दर्दे दिल रखे। अच्छा चले, आपकी ख्वाहिश है या जो आप ये समझते हैं उसके हवाले से बताइए कि फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि ये सब कुछ अंपायर न्यूट्रल हो जाए, वो फिर क्यों उनके कहने पे सब कुछ कर लेते हैं? किन के कहने पे? अंपायर के कहने पे। ये एमएनए एमपी ये कहाँ गायब हो जाते हैं फिर? वो जहाँ आरटीएस बैठ जाता है, जहाँ आरटीएस बैठ जाता है, जहाँ कई दिन नताइज अनाउंस नहीं होते, जहाँ धुन छट जाती है और इंतखाबी अमला गायब हो जाता है, जब ये समझ आ जाती है कि आपका इंतखाब जीतना जो है वो आरटीएस के बैठने से मशरूत है और आरटीएस के चलने से, तो लोगों को अपनी बका की पड़ जाती है, और जब लोगों को बका की पड़ जाती है तो फिर लोग कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए तो शफाफ इंतखाबात की बात की जाती है। अगर इंतखाबी अमल शफाफ नहीं होगा और आरटीएस के नताइज आए होंगे तो फिर ऐसा ही होगा। राइट। ब्रिगेडियर साहब, आज इमरान खान साहब ने अपनी गलती का भी एतराफ किया है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को बाहर जाने देना गलती है, साथ वो कहते हैं कि एनआरओ भी नहीं दूंगा। तो ये जरा मुझे वजाहत कर दीजिए इस बात का कि जो नवाज शरीफ को जाने देना वो एनआरओ नहीं था, और अब एनआरओ किस शक्ल में हो सकता है? नवाज शरीफ को बाहर भेजना ये फेडरल गवर्नमेंट का ब्लंडर था, और इसमें इनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पंजाब जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, आई वुड से। इसलिए कि वहां पर पंजाब में बहुत अच्छा उन्होंने हुकूमत की हुई थी, चाहे वो मेडिकल हो, जजेस हो, दे वर ऑल देयर सपोर्टर्स। माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब, शौकत खानम से रिपोर्ट्स हुई हैं, यहाँ पे मेडिकल बोर्ड बने हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ये सारी तस्दीक की है। डॉक्टर फैसल ने तस्दीक की थी, इमरान खान साहब ने जलसे में कहा था कि मैंने डॉक्टर फैसल को भेजा और उन्होंने तस्दीक की। डॉक्टर फैसल शुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट, अगर उसने ये की थी, इसलिए कि ये मैनिपुलेटेड रिपोर्ट थी। कभी हो ही नहीं सकता कि 2000 पैलेट्स चल गए हों, और द जेंटलमैन इज वेरी इजीली वॉकिंग एंड गोइंग एंड फ्लाइंग, तो फ्लाइंग अलाउड ही हो सकती है उनको देने के लिए। नंबर 2 बात यह है कि इसके साथ ये की बहुत बड़ी गलती है और अब इनको लाना भी बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक ये इनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है गवर्नमेंट की कि नवाज शरीफ को ये फोर्सफुली यहाँ लाएंगे। ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी फिर जहां है जिसकी है, तो क्या वहां से भी कोई एनआरओ दोबारा से किसी एनआरओ की बात हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये है कि अगर इनको वहां पर वीजा की जो इनकी एप्लीकेशन है स्टे की, वो अगर इनकी कैंसिल होती है, देन पर फोर्स ही विल हैव टू कम टू पाकिस्तान। लेकिन वो शो यही करेंगे जी कि मैं खुद अपनी मर्जी से आ रहा हूँ। एक तो ये है। नंबर 2 बात ये कि जो हम पहले बात करते हैं अंपायर की बात, देखें फेडरल गवर्नमेंट के पास बड़े टूल्स होते हैं। इट्स नॉट कि एस्टैब्लिशमेंट की बात है, फेडरल गवर्नमेंट हैव लॉट ऑफ टूल्स, इंसेंटिव्स है। फिर पार्टी लीडर्स के अपने पॉलिटिकल अजाइम्स होते हैं, जैसे मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहे हैं, उसमें भी पार्टी लीडर ही कहते हैं डू दिस, इसको ऐसे करें, फलां एब्सेंट हो जाए, फलां ये कर दें। ये चीजें होती हैं और इस पर किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर एनआरओ की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं गलती का भी एतराफ भी करें, क्या पहले एनआरओ नहीं था और अब कौन से एनआरओ की बात कर रहे हैं? ये एक तो मैं अपने दोस्त मुजम्मिल से कहूंगा कि वो जिस यकीन से ये कह रहे हैं, एक तो मेरे बात ये रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा और कभी हो तो क्लिप पे तौर पे जब ये आए तो सुना भी दिएगा। अगर ये इस यकीन से कह रहे हैं कि जलसे में काफ लीग नहीं मौजूद थी तो उन्हें पता चला क्या होगा, तो जिस दिन तहरीक अदम एतमाद का मरहला आएगा, और जैसे मैंने ये कहा कि चौधरी के घर पे गए थे तो मुनीर सिलाई ने अभी 2 दिन पहले ही इमरान खान के सामने कहा था हम आपके साथ हैं। चौधरी अगर मैं इस तरह की मैं कुछ शर्तें देना, चौधरी कभी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। वो शरीफों के डसे हुए हैं, उनकी सियासत इसलिए मौजूद है कि शरीफ पावर में नहीं है जनाब। ये कराची की सियासत नहीं है, ये कोई और बलूचिस्तान वगैरह नहीं। पंजाब में सियासत बिरादरियों की होती है, पंजाब में सियासत ये 50-50 साल तक एक दूसरे का इंतकाम लेते हैं खानदान। तो शरीफ चौधरी कभी शरीफों को वोट नहीं देंगे उनके हाथ में। शरीफ चौधरी कभी नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को।
ये मैं सॉरी से अपने तजर्बे की बुनियाद पे करता हूँ। मुदम्मिल साहब भी मौजूद है, माशाल्लाह इनका तजर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है। चले देख लेते हैं। जी ठीक है, चैलेंज कर दिया। अब एक चैलेंज इमरान खान ने ऑपोजिशन को किया और एक बरेलवी साहब ने नहीं मैंने चैलेंज नहीं किया, मैं तो एक बात कह रहा हूँ सियासी बैकग्राउंड के पस मंजर में। एक्सेप्टेड चैलेंज, एक्सेप्टेड कि आप ये रिकॉर्ड पे आ गए कि कभी काफ लीग जो है वो वोट ऑफ तरीन ग्रुप साथ आ जाएगा। और ये आलिया मैं भी सपोर्ट करता हूँ मुजाहिद साहब को कि कभी भी चौधरी विल नेवर ज्वाइन पीएमएल। लेकिन काफ लीग भी तो है, नहीं करेंगे। सॉरी वो कह रहे हैं कि एक तरीन ग्रुप ही है, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो मरियम नवाज साहिबा बात कर रही थी वो भी तो है। ट्रम्प कार्ड तरीन ग्रुप आ जाएगा। नून लीग को भी तरीन ग्रुप ज्यादा सूट करता है काफी होगा। तरीन ग्रुप कोई है ही नहीं, तरीन ग्रुप आलिया देवी तरीन कोई ग्रुप ही नहीं है। अगर उनको तरीन ग्रुप के एमएनए बेचारे कोई ट्रांसफर चाहता है, कोई एसएचओ चाहता है, कोई सुबन चाहता है, कोई पोस्टिंग चाहता है, तरीन ग्रुप कुछ है ही नहीं। तरीन बेचारा खुद सारी जिंदगी के लिए नायल है। ये ग्रुप सिर्फ छोटी छोटी मराहत के लिए करते हैं, हमने बहुत देखा है। सियासत में इन्हें कुछ चाहिए, जिस दिन मिल जाता है अगला टिकट चाहिए। और पंजाब में इमरान खान के टिकट पे कोई इलेक्शन नहीं जीत पा रहा पिछले सारे दिन। अब आप ये भी देख लेते हैं ना, ये भी देख लेंगे ना कौन, वो तो एक छोड़ी है पाकिस्तान में सियासत में कौन किसको जीतता है। शरीफ खुद किस तरह जीते ये भी हम सबको पता है। वो तायब किस तरह आती है ये भी हमें पता है। जनरल जिलानी की गोद में पलने वाले पौधे की नर्सरी पलने वाले जो है आज आप उनकी जमहूरियत के झंडे उठा रहे हैं और ये अभी भी उनके इशारों पर मुंतजर हैं। चौधरी एतराज़न ने कहा कि खाकान अब्बासी फजलुर रहमान जो है अभी तक खलाई मखलूक की वजह से इशारे का मुंतजर था कि तहरीक एतमाद ना। चौधरी एतराज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कल मेरे प्रोग्राम में कहा उन्होंने। चौधरी एतजाज भी जो है ना वो पीपल्स पार्टी में पीटीआई हो गए हैं। अब आप देख लें क्योंकि उनकी और जरदारी और बिलावल की सियासत आपस में मिलती नहीं है। अब उनकी और जरदारी के बाद में माफिया मांगते हैं चौधरी एतजाज भी, जो कलसूम नवाज पे उन्होंने गुफ्तगू की, बाद में फिर माफिया मांगते रहे और कहते रहे कि वो मेरे से गलती हो गई। वो भी उम्र के शिक्षा में पहुंच गए हैं कि उन्हें समझ नहीं रहती है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको बात, मैं भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैं कौन सा ऑफ रिकॉर्ड कह रहा हूँ? आप कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि चौधरी जलसे में शिरकत नहीं हो रहा है तो चौधरी एतमाद में वोट नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज चौधरी वहाँ मौजूद नहीं थे। अगला फिक्रा आपने डाला है जलसे में। भाई नहीं है पीटीआई का, कराची में जलसा होता है तो एमकेएम के जो पीटीआई है, पीटीआई एमकेएम के जलसे में होती है, इत्तेहादी है उनके। एमकेएम कभी नहीं छोड़ेगी पीटीआई को, ये भी मैं कह रहा हूँ आपसे। और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं करेगी। मैं जानता हूँ भाइयों के जब औलाद होते वहीं रहते हैं। जी, सियासत हर पार्टी की अपनी अपनी है और अवामी सियासत जब वो करेंगे अवामी राब्ता मुहिम में तो वो इंडिविजुअल उसको आप देख रहे हैं, उसमें इत्तेहादियों का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत की हद तक है। मुजम्मिल साहब ये तो मेरे ख्याल में ये तो फेयर इनाफ है कि वाकई ये तो सियासत है, ये तो अपने अपने तौर पर अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं, तो वो उसमें किसी इत्तेहादी की तो जरूरत नहीं है। उनको पार्लियामेंट में जरूरत है। जब हुकूमत इकट्ठी है तो हुकूमत जलसे भी इकट्ठे करती है, जब हुकूमती इत्तेहाद इकट्ठा है तो जलसा भी इकट्ठा करती है। अगर वहां पर वो चौधरी साथ खड़े होते तो मैसेज और जाता, और अगर वो साथ नहीं है तो मैसेज और क्या है। उनका माइनस होना मैटर करता है उनकी होम ग्राउंड में, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है अगला इलेक्शन मिलकर नहीं लड़ना उन्होंने। अगला इलेक्शन के अलग अलग लड़ना है चौधरी ने और पीटीआई ने। मतलब ये है अगर चौधरी और पीटीआई ने अगला इलेक्शन अलग अलग लड़ना है तो वो और बात है, वरना वहाँ जलसा बना करते। जी सॉरी ब्रिगेडियर से दोबारा कहिएगा, आपने क्या? ये कह रहा हूँ अगर मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया पीटीआई ने, इट मस्ट हैव अ टेसिड अप्रूवल ऑफ चौधरी ब्रदर्स। उनकी मर्जी से, उनकी इजाजत से, उनकी सपोर्ट से, चाहे वो हो ना हो, वहाँ जलसा हुआ है। जी जाहिर है उनकी लोकल जो आपको ही पता होगा, हमारे नजदीक तो उनका वहाँ मौजूद होना अगर इस तरह ही होता तो उनके अरकान असेंबली जो मंडी बहाउद्दीन से हैं वो स्टेज पर साथ होते हैं, खुद चौधरी परवेज इलाही साथ होते हैं, मोनस साथ होते हैं। जो लोग वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, जिन्होंने कल वहां मिलकर इलेक्शन लड़ना है, वो आज मौजूद होते हैं। उनका वहां मौजूद ना होना भी एक मैसेज साहब। ये जलसा पीटीआई का था, इसलिए पीटीआई के लोग वहां पर थे। दैट वाज द पर्पस। जलसा हुकूमत का था। लेकिन मुजम्मिल साहब आज भी इमरान खान साहब एनआरओ की बात कर रहे हैं कि वो मुझसे एनआरओ मांगा जा रहा है और मैं कभी नहीं एनआरओ दूंगा। आज भी वो ये कह रहे हैं, तो ये एनआरओ में माफी मांग रहे थे कि मुझसे गलती हो गई नवाज शरीफ को भेजने की। और दूसरा देखें मेरी बात सुने, इमरान खान साहब के एहतसाब में किसी एक आदमी को सजा हुई है?
आप ये बताएं कि अगर सारी ऑपोजिशन इस वक्त आजादाना लेकिन वो सियासत कह कर रहे रही हैं कि आज है फर्दे जुर्म और अगर आयद होनी थी, फर्दे जुर्म मुझे आयद नहीं होनी पता, थी साफ पानी शहबाज केस शरीफ के ऊपर, देखें, उसमें भी शहबाज शरीफ खानाबाजी पर से सबसे काम पहला किया गया। केस इन्होंने साफ पानी केस का बनाया, साफ पानी का, उसमें ये वो तो बरी हो close गए, and shut case है, उनके ये दामाद close और and उनकी shut case बेटी है, भी ये बरी हो गई नाम उसमें, वो जाकर केस ही के अदालत ने अदालत रिजेक्ट का कर दिया। कैशियर के अकाउंट नेशनल, में। अब बात यह है कि जब किसी केस में सजा होगी तो ही हम मानेंगे ना कि ये केस सच्चा था, क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि जो जमानतों के अहकामात आ रहे हैं, जो ट्रायल कोर्ट में जब केसेस जा रहे हैं तो वो केसेस अपने पांव पे खड़े नहीं हो पा रहे। हम तो मरियम नवाज की अपील में भी देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से नैब तारीखें ले रहा है, कभी उनके वकील को कोरोना हो जाता है, कभी वो वकील बदल लेते हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है उन्हें एहतसाब की बहुत जल्दी है, शहबाज शरीफ ने भी आज ऐसा ही कुछ अगर नैब ने वकील करना था आज अदर सदीक साहब को महीना पहले करती, वो तैयारी करके आते। अभी वो 4 हफ्ते बाद बड़ा क्लियर हो जाएगा व्हाट हैपेंड, पता नहीं 4 हफ्ते पिछले 2 महीने तो उनके वकील को कोरोना होता रहा और वो आई नहीं, हालांकि तब भी चेंज किया जा सकता था। तो मैं समझता हूं कि अभी तो गवर्नमेंट का एहतसाब का जो नैरेटिव है वो बहुत बुरी तरह गिर गया है, और उसमें अब वो खुद ही कह रहे हैं कि हम ना किसी से पैसे ले सके हैं, ना किसी पर कुछ साबित कर सके हैं, बल्कि अब तो हुकूमत एक और डिफेंसिव नैरेटिव पे आ गई है। वो कहती है ये केसेस हमने नहीं बनाए, पहले के बने हुए हैं। भाई आपका काम था केसेस बनाना, ये पहले भी कहते, अब आपका काम है केसेस बनाना, आप रेफरेंस नए क्यों नहीं लाए? आपको एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ानी चाहिए थी, आपको नैब को मजबूत करना चाहिए था, आपको लोगों को कन्विक्ट कराना चाहिए था, लोगों से पैसे वसूल करने चाहिए थे कि आप कहेंगे नहीं नहीं हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो पुराने मुकदमे हैं, हमने तो कोई मुकदमा नहीं बनाया। ये क्या नैरेटिव है एहतसाब का? स्पीक फॉर अ मिनट। जी 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 ब्रिगेडियर साहब, देखिए प्रॉब्लम ये है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में सारे रेफरेंस फाइल हुए हैं, वहां पर जो जजेस होते हैं स्पेशल जज के हर 2 महीने बाद चेंज हो जाते हैं, फिर अगले जज को आने में 6 महीने लगते हैं, फिर वो दूसरे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज चेंज हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि पीटीआई को फेस करनी पड़ रही है। तो कानून बनाए ना कि जज तब्दील नहीं हो सकता, कानून बनाए, ऑर्डिनेंस लिए, कौन बनाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप नई एहतसाब अदालतें बनाएं, क्यों नहीं बनाते? तो कहाँ से कानून बनेगा? मतलब कैसे बनेगा मुझे पता है, जब मेजोरिटी नहीं है और आपकी जुडिशरी जो है आपको पता है मेजॉरिटी तो है, मेजॉरिटी जब अंपायर साथ हो जौन सा मर्जी कानून बनवा ले, इसका मतलब है अंपायर साथ नहीं है, फिर ये इतने कानून कैसे बनाए हैं? अंपायर को अब कहाँ नहीं आती, हाथ में ईवीएम का कानून कहाँ से बनाया है उन्होंने? ओवरसीज रजिस्ट्रेशन का कानून कहाँ से बनाया है? लैब का ही नहीं बन सकता, फिनांस बिल हो गया, लैब का ही नहीं बन सकता, इसका मतलब है इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मौजूद है। अंपायर के ऊपर आ जाती है, अंपायर कैसे क्या ताल्लुक है? फिर बाकी कानून कैसे बने? जब कहें कि एहतसाब का कानून बनाए तो आप कहते हैं शरीयत नहीं है, और बाकी जो कानून बनाए हैं वो तो फिर वो बगैर शरीयत के कैसे बना लिए? राइट, कोई ताकत है ना जो अकलियत को शरीयत बनाती है। अच्छा ठीक है, मैं चाहूंगी कि अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो गुफ्तगू की है, कहा है कि असेंबली 3 साल डीजल पर नहीं है, वो तो सोलर पर चल रही है। जो ये लबो लहजा था इमरान खान साहब का, पिछले कुछ दिनों यही डिस्कस हो रहा था कि ये हमें किरदार कशी नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि जातियात के ऊपर हो, गलीज जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब आप इसके ऊपर अपनी राय दे दीजिएगा कि जो इमरान खान साहब का आज लबो लहजा था, डीजल कहना, और क्या ये सही है सियासत में इसी तरह का लबो लहजा ओपोनेंट के लिए होना चाहिए? आलिया, बात यह है कि असेंबली को स्ट्रॉन्ग करना, फाल करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये आई डू एग्री कि यहाँ पर पीटीआई ने असेंबली को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया, ज्यादा फैसले असेंबली में होने चाहिए, चाहे ये धरने चल रहे हैं या कोई और चल रहे हैं। एवरीथिंग शुड कम। पीपल्स पार्टी की बड़ी क्रेडिबिलिटी हमेशा वो ज्यादा फैसले असेंबली में करते हैं। अगर आपको याद हो कि जब धरना चल रहा था और पीएमएलएन को सपोर्ट करनी, चौधरी एहसान की, एतलाल हसन की बड़ी मशहूर स्पीच है जिस पर उन्होंने फुल सपोर्ट किया था। लाइकवाइज आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जाए, खुद प्राइम मिनिस्टर जाए, असेंबली में बैठें, वहां पर चीजों को लेके जाएं, वहां डिस्कस करें, ताकि ये तहरीकें अननेसेसरी चलती हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कोई एक पार्टी कर रही है, दूसरी कर रही है, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन असेंबली का इजलास देखिए कि अब जब आना है तो वो उसको भी अभी जो है मुलतवी किया जा रहा है, उसके ऊपर भी तारीख पे तारीख आ रही है कि वो अभी शायद शहबाज शरीफ की स्पीच की वजह से कि वो कर ना पाए, उसको रोकने के लिए है, तहरीक अदम एतमाद के लिए है।
आई थिंक ये जरूर ये हुकूमती हथकंडे होते हैं, ऑपोजिशन के होते हैं। इस वक्त जो है ये क्या हम इस वक्त अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो चाइना से होके आए हैं, अभी 24 को वो रशिया जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड विजिट है शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अमेरिका का आ रहा है, इंडिया के हालात, अफगानिस्तान के, डू वी नीड अ स्टेबिलिटी इन द कंट्री और वी नीड इंस्टेबिलिटी? आई थिंक ये हमारे अवाम को, ये हमारे पॉलिटिशियन को मुल्क के वसी तर इंटरेस्ट के अंदर सोचना चाहिए। जबकि 1 साल रह गया इलेक्शन में, इट्स ऑलमोस्ट इलेक्शन ईयर, आप इलेक्शन की तैयारी करें और अभी 1 साल और में जो गड़बड़ करेंगे, महंगाई करेंगे, इनको प्रेम का वक्त खत्म हो गया। और वर्दी साहब आपका भी शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका भी शुक्रिया, मुजाहिद बरेलवी साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, जहां पर बात अवाम की है कि अवाम इस वक्त क्या राय रखते हैं, चाहे पब्लिक में जाने की बात हो और इसके अलावा जो सर्वे आते हैं उनके भी एक परसेप्शन सामने आती है। और जो अभी रिसेंटली गैलप सर्वे आया उसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान है उनकी कारकर्दगी में इजाफे की बजाय अवाम में जो उनकी मकबूलियत है उसमें कमी देखने में आई, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है चाहे पंजाब है। तो ये तो एक सर्वे था। अब पार्लियामेंट में अवाम की वजीर आजम कितने एतमाद रखते हैं या नहीं, ये तो जब एतमाद का वोट आएगा तो तब पता चलेगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।